Good morning all of you. Today we will continue our 8th chapter class 11 subject biology. तो कल लास्ट वाले लेक्चर के बारे में अपने थोड़ा सा देखते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने प्लास्टिड्स के बारे में देखा था, ठीक है। तो प्लास्टिड्स के कुछ पॉइंट्स देखे थे अपनों ने। उसके अंदर ये भी देखा था कि कुछ उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो उनको कलर प्रोवाइड करवाते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से थे अपनों ने उसको पिगमेंट्स के बेसिस पे अपनों ने देखा था कि वो रेड, ऑरेंज, ठीक है, और कुछ अदर कलर्स के अंदर शो करते हैं अपना, ठीक है। अब ये जो कलर्स थे, ये जो अलग अलग कलर्स आए थे, डिफरेंट शेड्स आए थे, ये सारे के सारे विजिबल रेंज के अंदर थे। विजिबल रेंज का मतलब समझते हो? विजिबल रेंज का मतलब होता है कि जब कोई कलर अपने को क्लियरली दिखाई दे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है विजिबल रेंज। समझ आ गया? तो जो कलर अपने को क्लियरली दिखाई देता है, जैसे अब अगर रेड, ऑरेंज या इनके अलावा कोई और भी कलर दिखाई देता, तो अपने उसको भी किस रेंज में रखते हैं? विजिबल रेंज के अंदर। सो कई टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ये किस रेंज में आता है? विजिबल रेंज के अंदर आता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करता है। उसके अलावा अपने 3 क्लासेस के बारे में स्टडी किया था लिपिड्स के अंदर। तो वो 3 क्लासेस कौन कौन सी थी? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो अलग अलग कलर्स आए थे उनके अंदर जो पिगमेंट्स थे उनके बेसिस पे अपनों ने इनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि तीनों के अंदर क्या क्या पिगमेंट्स ये कंटेन करते हैं। अब आपको मैंने लास्ट थर्ड वाला जो था ल्यूकोप्लास्ट, उसके बारे में ये बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। उसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी पिगमेंट कंटेन नहीं करता, ठीक है। तो आज जो है अपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइबोसोम्स जो है 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S टाइप। अब इसमें भी जो 70S है, 80S है, इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। अभी भी कुछ जनों ये चीज़ की कन्फ्यूज़न हो रही है कि जो सब यूनिट्स थी 50S है, 30S है, वो क्या होता है? 70S की सब यूनिट्स है। पर अभी भी कई बच्चे उसको टोटल कर रहे हैं। टोटल नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये इसकी सब यूनिट्स होती हैं, ना कि नंबर होते हैं जिनसे ये डिवाइडेड है। समझ आ गया? तो अपने कंटिन्यू करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स के बारे में अपने देखते हैं। बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं, जॉर्ज पैलेट 1953 के अंदर इन्होंने क्या की थी? इसकी डिस्कवरी की थी। इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा था और बताया था कि इस टाइप के कुछ पिगमेंट्स या इस टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपनों ने राइबोसोम्स बोला। अब आगे जो राइबोसोम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? दे कंपोज्ड यानी कि बने हुए होते हैं, कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन। किससे बने होते हैं? RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स और कंसीडर करते हैं अपने आगे। राइबोसोम्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA जिसको बोला और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके जो आसपास इनसे बने होने के बाद कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि इनकी कंपोजिशन क्या है, ये बने किससे होते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक 2 टाइप की सेल्स के बारे में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं कौन सी? नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर किस टाइप का RNA ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 80S टाइप के। कैसे मिलते हैं अपने को? 80S टाइप के। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में किस टाइप की मिलती है? 70S टाइप के। दोबारा मैं आपको बता दूं, 80S और 70S 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। 80S अपने को यूकैरियोटिक्स में मिलता है, 70S प्रोकैरियोटिक्स में। अब 80S जो होता है उसकी सब यूनिट्स देख लो, 60S एंड 40S। समझ आ गया? टोटल नहीं करना है इसको, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इसकी सब यूनिट्स हैं। समझ आ गया? 70S की देखो, 50S एंड 30S। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये चीजें क्या है? इसकी सब यूनिट्स हैं। अब आगे देखते हैं अपने इसके अंदर। अब ये जो S अपने यूज कर रहे हैं वर्ड, क्या वर्ड? ये जो S आपको सामने दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगी, पता नहीं ये चीज क्या होती है। तो ये सेट वर्क का यूनिट होती है, सेट वर्क की यूनिट होती है। समझ आ गया? जिसको अपने शॉर्ट फॉर्म में S से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब ये सेट वर्क्स जो यूनिट होती है अपनों ने यहाँ पे ली है, तब ये काम क्या करती है? अपनों को यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत
इसलिए पढ़ी क्योंकि ये क्या मेजर करती है, शेप एंड डेंसिटी। इट मेजर्स शेप एंड डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया? इसलिए अपनों ने क्या किया, इसके आगे ये यूनिट एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली। क्लियर हो गया? ये आरएनए के बारे में। अब आगे अपने थोड़ी सी और बात करते हैं। 70s एंड 80 टाइप के दोनों जो आरएनए होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सब यूनिट्स से। सब यूनिट्स मैंने आपको क्लियर कर दी, तो इसको दोबारा सुन लो। राइबोसोम्स क्या होते हैं? जॉर्ज पैलेट ने 1953 के अंदर अपने को क्या बताया कि ये एक माइक्रोस्कोप के अंदर एक स्ट्रक्चर देखी गई है जिसको इन्होंने क्या बोल दिया, राइबोसोम्स। फिर इन्होंने बताया कि किससे कंपोज्ड होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिर इन्होंने बताया कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बट डिफरेंट टाइप के। 80s इन यूकैरियोट्स, 70s इन प्रोकैरियोट्स, 60s and 40s its subunits and 70s के subunits are 50s and 30s। अब इसके आगे S जो आपको दिखाई दे रहा है इसको भी अपनों ने क्लियर कर लिया कि ये क्या होती है, सिल्वर्स यूनिट होती है, जिसको अपनों ने क्यों रखा है, क्योंकि शेप और डेंसिटी बताती है। क्लियर हो गया? ये अपना राइबोसोम्स के बारे में था। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं साइटोस्केलेटन पे। सो नेक्स्ट अपने आगे कंटिन्यू करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। आप लोगों को सामने दिख रहा होगा ये पॉइंट। साइटोस्केलेटन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही कॉम्प्लेक्स है। 2-3 कुछ पॉइंट्स है इनमें इंपॉर्टेंट, तो आप लोग वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। सो साइटोस्केलेटन क्या होता है, बेसिकली सेल के अंदर एक आपस में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन। अब अपने को ये चीज़ देखनी है कि ये जो साइटोस्केलेटन होता है बेसिकली ये किस चीज़ से बना होता है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है। अब देखो आप लोगों को ये बात पता है कि नेटवर्क किन चीज़ों का बनता है, या तो कोई सेल्स या फाइन थ्रेड्स आपस में मिले हो, है ना। तो ये किस टाइप का नेटवर्क होता है, एक फिलामेंटस नेटवर्क होता है, यानी कि फिलामेंट से मिलकर आपस में ये सेल्स आपस में नेटवर्क बना लेती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फिलामेंटस नेटवर्क। अब ये बेसिक बात है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि बना किससे होता है। सो प्रोटीनियस होता है। ये कैसा होता है, प्रोटीनियस फिलामेंटस इन नेचर। स्ट्रक्चर किससे बनी होती है, आप लोगों को पता चल गया, प्रोटीनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होती है इसकी। समझ आ गया? आगे देखो, अब इनके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि ये जो साइटोस्केलेटन होता है, नेटवर्क तो ठीक है, अपने को पता चल गया कि नेटवर्क से बना होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें ये कंटेन करता है, इसके बारे में अपने को क्लियर होना चाहिए। सो ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये क्या कंटेन करता है, इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, आप लोग साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। माइक्रोफिलामेंट्स और साथ में इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर हो गया? ये चीजें किसमें आती हैं, साइटोस्केलेटन के अंदर। सो आपको ये चीज पता चल गई, इलैबोरेट नेटवर्क होता है, फिलामेंटस नेटवर्क होता है, प्रोटीनियस फिलामेंट्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और कुछ इंटर सेल्युलर या इंटर न्यूक्लिएटेड जो होते हैं इसके अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट अपने एक और बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब साइटोस्केलेटन जो अपने पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। सो ये सब प्रोटीनियस नेटवर्क जो है और ये चीजें जो कंटेन कर रहा है, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन। कलेक्टिवली क्या बोला जाता है इसको, साइटोस्केलेटन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय साइटोस्केलेटन, आप आराम से ये चीज 2 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फंक्शन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, फंक्शन पे। अब इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा तभी तो इसको इतना इंपॉर्टेंटली अपने पढ़ रहे हैं, स्पेशल टॉपिक दिया गया है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, साइटोस्केलेटन जो होते हैं कई फंक्शंस में काम लेते हैं। जैसे क्या काम करते हैं ये, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। क्या करवाना, मैकेनिकल सपोर्ट। समझ आ गया? और इसमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि जो सेल के अंदर रिजिडिटी वगैरह होती है उसमें कुछ ना कुछ जगह पे अपना योगदान देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है। मोटिलिटी, मेंटेनेंस। मोटिलिटी का मतलब समझते हो, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट करना। क्या करना, मूवमेंट करना। तो मोटिलिटी हो गया, ठीक है। और क्या है, शेप ऑफ सेल्स। स्ट्रेंथ आ गया, सपोर्ट आ गया। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ और सपोर्ट आ जाते हैं वहाँ पे शेप के अंदर अपने आप उसकी यूटिलिटी बन जाती है। तो शेप ऑफ सेल, क्लियर है।
इन चीज़ों के अंदर जो है साइटोस्केलेटन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दोबारा सुन लो, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब इनको क्या बोला जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करता है, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरन्यूक्लिएटेड फिलामेंट्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? एक साइटोस्केलेटन। क्लियर है? अब फंक्शन क्या होता है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, स्ट्रेंथ, मोटिलिटी, शेप, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? साइटोस्केलेटन के अंदर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने सीलिया एंड फ्लैजिला। सो नेक्स्ट अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो सेल और फ्लैजिला के अंदर एक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपने। इसके बारे में, सेल और फ्लैजिला के अंदर एक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए ये सामने डायग्राम बनाया गया है। उससे पहले अपने कुछ सीलिया और फ्लैजिला के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि डायग्राम किस चीज़ का बनाया एंड क्यों बनाया, ठीक है? तो उसके लिए पहले अपने स्टार्ट करते हैं। उसके लिए अपने पहले कंटिन्यू सो सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में स्टार्ट करते हैं अपने इसके अंदर। देखो, सीलिया जो होता है उसको सीलियम बोला जाता है और फ्लैजिला जो होता है उसको अपने फ्लैजिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया एंड फ्लैजिलम, ठीक है? सीलियम एंड फ्लैजिलम जो होते हैं, यानी सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं, वो क्या होती हैं? आपको नाम से पता चल रहा है, कई बार मैंने पहले भी बताया, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। ये क्या होती है? हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला। अब देखो, ये हेयर लाइक जो आउटग्रोथ होती है, इसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है? उसके लिए अपने देखते हैं। अब इसके अंदर कुछ अपने कंपैरिजन करके देखेंगे सीलिया और जो फ्लैजिला होता है। अब जो सीलिया होता है वो किसकी तरह वर्क करता है? सीलिया इज वर्क लाइक ओर्स। अब आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं ये ओर्स क्या, नई चीज़ बता दी, ये क्या होता है? देखो, ओर्स क्या होता है? ये सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करते हैं? ये सेल की मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, ये किसके लिए अपने पढ़ रहे हैं? सीलिया के लिए। अब सीलिया का जो साइज होता है वो एज कंपैरेटिवली फ्लैजिला क्या होता है? शॉर्ट होता है। दे आर शॉर्टर इन साइज एज कंपेयर टू फ्लैजिला, शॉर्टर इन साइज, ठीक है? तो जब अपने इसके बारे में आगे और कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखो, जो सीलिया जो होता है ये क्या काम करता है? बेसिकली सेल के अंदर मूवमेंट, फ्लूइड्स में मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है? अब फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला क्या होता है? ये भी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ सेल। अब मूवमेंट ऑफ सेल करवाने में हेल्प करता है और ये क्या होता है? साइज में लॉन्गर देन सीलिया, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको पेपर में डिफरेंस करने के लिए आ जाए तो आप लोग क्लियरली बता सकते हो कि साइज के बेसिस पे आराम से आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो। अब अपनी बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है? अब क्या होता है, आप लोग ये चीज़ ध्यान से सुनो। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है उसकी स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। वर्क क्या होता है? सेम होता है। क्या वर्क होता है? फंक्शन होता है इनका मूवमेंट करवाने का सेल को, ठीक है? पर इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उन दोनों की स्ट्रक्चर जो होती है टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है? अब अपनी बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी के अंदर सीलिया और फ्लैजिला जो होता है वो कवर्डेड होते हैं मेम्ब्रेन से। क्या होता है? दीज आर कवर्डेड विद मेम्ब्रेन। अब ये चीज़ के बारे में अपने सारा का सारा जो आगे टॉपिक है मेम्ब्रेन से रिलेटेड, इसी के ऊपर बेस्ड है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, तो इसको ध्यान से सुनना। जिस मेम्ब्रेन से वो कवर्डेड होता है उसको कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी, तो ये कौन सी मेम्ब्रेन से कवर्डेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सीलिया और फ्लैजिला किससे कवर्डेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट अपने इसके अंदर बात करते हैं। अब ये जो कोर होती है या जो मेम्ब्रेन होती है इसको अपने क्या बोलते हैं? एक्सोनीमी। क्या बोला जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगे सारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। लिख लो इस चीज़ को, चाहे ऊपर शीट में लिख लो, जैसे मर्जी कर लो। उसको क्या बोला जाता है? जो एक्सोनीमी है, एक्सोनीम टाइप की जो कोर है, यानी कि जो आउटर कवरिंग है। अब सारा का सारा टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। अब एक्सोनीम जो होती है ये क्या करती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के पोजेस करती है नंबर, यानी कि बहुत सारे इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सोनीम जो होती है ना, बेसिकली
एक्सोनिम की स्ट्रक्चर है, ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है ये भी सारा का सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो एक्सोनिम जो होता है ना वो डबलेट प्रेजेंट करती है, डबलेट स्ट्रक्चर। अब आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं ये नई चीज क्या बता दी, डबलेट क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये 9+2 की अरेंजमेंट कैरी करती है। किसकी? एक्सोनिम जो लेयर होती है, जो कवरिंग होती है 9+2 की अरेंजमेंट के अंदर चलती है। अब 9+2 को घबराओ मत, नाम सुन के कि पता नहीं क्या चीज़ है, तो इसको मैं आपको क्लियर करूंगी। उससे पहले एक पॉइंट अपने देख लेते हैं। एक्सोनिम क्या कंटेन करती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं? 9 डबलेट्स होते हैं जो रेडियली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? 9 डबलेट्स होते हैं, इसको डबलेट बोला जाता है। और कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली। अब अपने चलते हैं डायग्राम की तरफ। देखो 9+2 अरेंजमेंट टोटली इस डायग्राम के अंदर क्या शो की हुई है? 9+2 अरेंजमेंट। अब मैं आपको क्लियर बताती हूँ। रेडियल का मतलब क्या होता है? गोल से, ठीक है, स्फीयर से, यानी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो राउंड हो। अब देखो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, क्या दिख रही है? स्ट्रक्चर्स दिख रही है। तो ये एक्सोनिम की जो स्ट्रक्चर है ये हो गया 1 नंबर, ये 9 होती है नंबर में, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो ये क्या होगी? 9। अब ये 9 वाला फंडा तो क्लियर हो गया अपने को कि 9+2। अब बात रहेगी +2 की, तो 2 की बात करते हैं। अब इसके अंदर की तरफ आओ, यहाँ पे जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नाम का आपको नेमिंग दिख रही है, ये क्या है? +2 वाली जो अरेंजमेंट है, यानी 1 and 2। क्लियर हो गया? तो ये डायग्राम के अंदर क्या शो कर रहा है? 9+2 की अरेंजमेंट। टोटली ये रेडियली जो अरेंज है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इस टाइप से। समझ आ गया? तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसी के ऊपर, डबलेट के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं अपने 9+2 की अरेंजमेंट। अब इसके अंदर डायग्राम्स के अंदर अपने देखते हैं क्या चीज है। यहाँ पे जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है, कवरिंग दिखाई दे रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। अभी बताया मैंने आपको सीलिया और फ्लैजिला कवर्डेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर अपने बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। मैंने आपको बताया ये क्या कंटेन करती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो 9+2 की अरेंजमेंट में होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल का मतलब इसलिए दिया गया इसको नाम क्योंकि ये पेरिफेरी पे है, यानी कि साइड पे। फिर अपने बात करते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, यानी कि ये जो आपस में इनको लिंक कर रहा है, आपस में इनको जोड़ रहा है, इसको क्या नाम दे दिया? इंटर डबलेट ब्रिज। फिर इसके अंदर देखो सेंटर में एक शीट है जो +2 वाली अरेंजमेंट को आपस में जोड़ के रखी हुई, इसको सेंट्रल शीट बोल दिया। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है जो राउंड राउंड आपस में जुड़े हुए हैं जिससे, इसको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल दिया। इसके बाद में ये एक स्पोक दिख रहा है आपको, एक डंडी दिख रही है, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? रेडियल स्पोक। क्लियर हो गया डायग्राम? तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको 9+2 की अरेंजमेंट शो कर रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, 9+2 को अपने क्लियर कर लिया। इसके बाद में ट्यूब्यूल्स जो कनेक्टेड होते हैं ब्रिज से, उसको अपने क्या बोल देते हैं? सेंट्रल शीट से कवर्डेड होते हैं। किससे कवर्डेड होते हैं? सेंट्रल शीट से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दीज आर कवर्डेड विद सेंट्रल शीट, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। इसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो कुछ ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड होती है, जिसका मैंने आपको बताया, जिसको अपने क्या बोल देते हैं? रेडियल स्पोक। उसके बाद देखो अब ये पेरिफेरल जो डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं ये आपस में एक लिंकर से कनेक्ट होते हैं। किससे होते हैं? लिंकर से कनेक्ट होते हैं, बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम। अब ये देखो क्या होता है इसके अंदर, जो सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं? इमर्ज्ड होते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं, जिस वजह से इसको अपने क्या बोल देते हैं? बेसल बॉडीज। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट कि बेसल बॉडीज क्या होती हैं। तो सीलियम और फ्लैजिलम आपस में इमर्ज रहते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं, जिस वजह से इसको क्या बोल देते हैं? अपने बेसल बॉडीज। अब दोबारा पॉइंट्स के बारे में सुन लो इसके। सीलिया और फ्लैजिला सबसे पहले नाम से पता चल रहा है, सीलियम और फ्लैजिलम सेल की मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ अपने पॉइंट्स और पढ़े, जैसे क्या काम करते हैं? सीलिया शॉर्टर होते हैं, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं। वर्किंग इनकी सेल की मूवमेंट करवाने में दोनों का काम यही होता है। और क्या काम होता है? अब अपनों ने सेल के बेसिस पे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बेसिस पे इनको अलग अलग किया। यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर भले ही फंक्शन सेम हो, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है टोटली डिफरेंट होती है। और अपनों ने क्या देखा इसमें? सीलियम और फ्लैजिलम एक लेयर से कलेक्टेड होते हैं, या लेयर से पेरिफेरल होते हैं, जिसको अपनों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया। फिर इसके अंदर देखो
एक्सोनीम नाम की एक जो लेयर या कोर प्रेजेंट होती है उसके अंदर अपनों ने डिटेल में देखा डायग्राम के साथ में 9+2 की अरेंजमेंट दिखाई देती है। ठीक है, अब 9+2 के साथ में कुछ इसके अंदर डायग्राम्स में स्पेशल पॉइंट्स थे, उसको अपनों ने क्लियर कर लिया। इसके बाद अपने अब आज का जो है ओवरव्यू ले लेते हैं सारा। इस सबसे पहले अपनों ने कौन सा पॉइंट पढ़ा? सबसे पहले अपनों ने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा। राइबोसोम्स के बारे में क्या देखा अपनों ने? राइबोसोम 70S और 80S दोनों टाइप के होते हैं और प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, RNA और प्रोटीन से। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब राइबोसोम्स के बारे में क्लियर होने के बाद अपने को ये पता चल गया यूकैरियोट्स में 80S मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S। सब यूनिट्स क्लियर होगी। उसके बाद में अपनों ने क्या देखा? साइटोस्केलेटन के बारे में। क्या देखा? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या था? इसके कुछ पॉइंट्स देखे अपनों ने, उसके बाद इसका फंक्शन देख लिया। क्या फंक्शन था? सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करना। और क्या था इसके अंदर? साइटोस्केलेटन। अगर अपने दोनों वर्ड्स को अलग अलग करके देखें, साइटो का मतलब होता है सेल से। किससे होता है? सेल से। स्केलेटन का मतलब अपने को पता है कि जो अपने को मूवमेंट में हेल्प करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराए, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाए। सो बेसिकली नाम से इसका फंक्शन जो वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, लास्ट जो था अपना सीलिया एंड फ्लैजिला आज का टॉपिक, वो भी अपनों ने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तब तक आप नोट्स बनाओ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मे भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब तक साथ साथ कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू।